हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए स्टार्ट करते हैं 3 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले देखते हैं 1, 2 और 3 जुलाई को मनाए गए इंपॉर्टेंट डेज। 1 जुलाई बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन कई सारे इंपॉर्टेंट डेज रहे, जैसे कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया 1 जुलाई को, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया था, वास्तुशिल्प दिवस मनाया गया था, स्टेट बैंक ऑफ कैनरा बैंक का स्थापना दिवस भी होता है 1 जुलाई को, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया और राष्ट्रीय जीएसटी डे मनाया गया। तो यहाँ पर 1 जुलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में, नेशनल जीएसटी डे के बारे में, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे के बारे में। ये 3 डे तो आपको याद रहनी चाहिए। और स्टेट बैंक और कैनरा बैंक का स्थापना दिवस होता ही है, आपको याद ही रहेगा ये। इसके बाद आता है 2 जुलाई। 2 जुलाई को मनाया गया था विश्व यूएफओ दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस, 2 इंपॉर्टेंट डेज। 3 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। वैसे एक बात और भी आपको पता होनी चाहिए कि 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना को स्टार्ट किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना। सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे बड़ी क्षमता वाला तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट है। तैरता हुआ मतलब समझ रहे हैं आप, ये पानी पर तैर रहा है। तो देखो यहाँ पर एक बात आपको बिल्कुल याद रखनी होगी, ठीक से याद रखनी होगी। वो क्या है? तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता के मामले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत होगी 423 करोड़ रुपए और इस परियोजना में 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल लगाए जाएंगे। तो ये तो बात हो गई भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में। 600 मेगावाट क्षमता होगी इसका और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र होगा मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर। और इसकी जो लागत होगी कितनी होगी? 3000 करोड़ रुपए। और ये जो परियोजना होगी ये बहुत जल्द स्टार्ट भी होने जा रही है। तो याद रखना, अगर प्रश्न आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर। और अगर आएगा कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है, तो तेलंगाना के रामागुंडम में। ये 2 पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार ने किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है? अच्छा, ये चुनावी बॉन्ड क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, चुनावी बॉन्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप दान देना चाहते हैं, वो कोई भी पार्टी हो सकती है। मैं यहाँ पर कुछ पार्टियों के नाम आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि आप किसी भी राजनीतिक दल को कुछ पैसा, कुछ चंदा देना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था, लोग अपने पैसे को यूं ही किसी भी पार्टी को दे देते थे, तो पता नहीं चलता था कि कितना पैसा और किसने दिया है, यानी कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन रहे, इसके लिए चुनावी बॉन्ड जारी किए गए। चुनावी बॉन्ड का मतलब कि ये एक गारंटी पत्र होता है, बिल्कुल नोट की तरह होता है। आप जाएंगे और अगर आप बोलते हैं कि मैं 10,000 का चुनावी बॉन्ड दे दीजिए, तो वो बॉन्ड पत्र आपको बैंक दे देगा। उस बॉन्ड पत्र को आप किसी भी पार्टी को दे सकते हैं और उस पार्टी को उतना पैसा मिल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो बैंक, यहाँ पर स्टेट बैंक को अभी फ़िलहाल नामित किया गया है चुनावी बॉन्ड देने के लिए और भुनाने के लिए, तो जो बैंक इसे बेचेगा पता रहेगा कि ये बॉन्ड किसने खरीदा है और फिर वो बॉन्ड उसी बैंक में भुनाया भी जाएगा, तो एक रिकॉर्ड रहेगा और इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। तो ये होता है चुनावी बॉन्ड। तो फिलहाल केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है। अब मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपये का कोई चुनावी बॉन्ड खरीदते हैं और किसी भी पार्टी को दे देते हैं, तो ये जो बॉन्ड होगा ये सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही भुनाया जा सकेगा। यानी कि अगर आप 15 दिनों के अंदर ही से भुनाया जा सकता है। यानी कि 15 दिन के बाद जो बॉन्ड आपने दिया हुआ है उसको
फिर भुनाया नहीं जा सकेगा। तो सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को 10 जुलाई तक 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि चुनावी बांड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैलिड रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जो घोषणा थी वो 2-3 महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन अब ये पुरस्कार दिया गया है इसलिए दोबारा से आपके सामने है। ये हैं रामदरस मिश्रा, ऑप्शन ए करेक्ट है, जिनको 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। और एक बात और भी याद रखना कि हिंदी के लिए यह तीसरा सरस्वती सम्मान होगा, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ लेखक प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने पी मिश्र को के बिड़ला फाउंडेशन के सरस्वती सम्मान से अलंकृत किया है, सम्मानित किया है। तो दिल्ली के साहित्य अकादमी सभागार में आयोजित समारोह में के बिड़ला फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण ने प्रोफेसर रामदरस मिश्र को ये प्रस्तुति पत्र और नकद राशि को भेंट किया है। रामदरस मिश्र को उनका एक काव्य संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डायमंड लीग मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। और डायमंड लीग मीट स्टॉकहोम में नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर दूर तक भाला फेंका, जिससे वह महज 6 सेंटीमीटर से 90 मीटर से चूक गए। विश्व चैंपियन कनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर की दूरी से स्वर्ण पदक जीता है। तो एंडरसन पीटर्स ने जीता है स्वर्ण पदक और इसके बाद सिल्वर मेडल जीता है किसने, हमारे देश के नीरज चोपड़ा ने। तो ये याद रखना। और डायमंड लीग मीट में इसका आयोजन हुआ स्टॉकहोम में और नीरज चोपड़ा ने जीता है रजत पदक। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन का कार्यकाल कितने माह तक बढ़ाया गया है। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपालन, उनका जो कार्यकाल है वो 3 माह के लिए फिर से बढ़ाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन, जिनकी उम्र अब 91 साल हो गई है, तो उनके कार्यकाल को केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वेणुगोपाल का यह तीसरी बार सेवा विस्तार है और वेणुगोपाल अब 30 सितंबर तक अपने पद पर रहेंगे। पहले 30 जून को उनका कार्यकाल जो था वो खत्म होने जा रहा था, तो अब ये एक्सटेंड हो गया है 30 सितंबर तक। बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में, यानी कि देश के महान्यायवादी के बारे में। तो जो देश के महान्यायवादी थे फ्रेंड्स, वो केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष विधि अधिकारी होते हैं और मुख्य कानूनी सलाहकार भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोर्ट भी अक्सर पेचीदा मसलों पर अटॉर्नी जनरल की राय लेती है। कई बार राष्ट्रपति भी किसी कानूनी या संवैधानिक मसले पर अटॉर्नी जनरल से सलाह मशविरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 100%। तो देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट है काउंटर पॉइंट रिसर्च की, तो काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट तो ये कहती है कि 2030 तक पूरी दुनिया में जितनी भी बाइक्स होंगी उसमें हर दूसरी बाइक जो होगी वो ईवी होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। और भारत के बारे में बात करें तो भारत सरकार का थिंक टैंक माना जाने वाला नीति आयोग और TIFAC के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में 2026-27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स वाहनों की 100% डिमांड होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि जो भी खरीदेगा वो ईवी ही खरीदेगा, ईवी 2 व्हीलर्स। तो इस रिपोर्ट का विषय है भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का फोरकास्टिंग पेनेट्रेशन। कम शब्दों में कहें तो इंडियन मार्केट में आगामी 5 सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड ज़्यादा देखने को मिल सकती है और 2027 तक यह डिमांड 100% तक जा सकती है। भारत देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने, आकलन करने और आविष्कार का समर्थन करने के लिए एक संस्था की स्थापना सन 1988 में की गई थी। इसका नाम रखा गया था TIFAC, यानी कि टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। यह एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था पॉलिसी, प्रौद्योगिकी के विकास,
इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जैसी फील्ड में अपना सहयोग प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो देखिए सितंबर अक्टूबर के महीने में देश में 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होने वाले हैं। कहाँ पर होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। पहले ये जो गेम था वो गोवा में होना था, लेकिन वहाँ पर कोविड की वजह से गोवा ने इसे कराने में अपनी असमर्थता जताई है। इसके बाद इस गेम को अब गुजरात में आयोजित किया जाएगा, तो याद रखना इसको भी। 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? ये तो आपको बिल्कुल याद होगा कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो होती है ये पुरी में होती है, लेकिन पुरी कहाँ पर स्थित है? तो पुरी स्थित है उड़ीसा में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 रथ होते हैं। सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ होता है, और इसके बाद दूसरे स्थान पर बहन सुभद्रा का, और फिर अंत में होता है भगवान जगन्नाथ का रथ। तो उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा जो है यह 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से यह यात्रा शुरू होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी पर ये तीनों रथ गुंडीचा मंदिर से फिर से मुख्य मंदिर की ओर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर को माना जाता है कि भगवान के मौसी का घर है। वहाँ पर 1 सप्ताह भगवान विश्राम करते हैं अपने भाई और बहन के साथ। भगवान जगन्नाथ के रथ के सारथी होते हैं दारुक, ये याद रखना, स्टडी जीके का क्वेश्चन है ये। और इस रथ के रक्षक गरुण और नृसिंह हैं। साथ में जय और विजय नामक 2 द्वारपाल भी रहते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। एक नया मंत्रालय भी बनाया है, सहकारिता मंत्रालय, तो आपको याद ही होगा सहकारिता मंत्री कौन है? हमारे सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। सही जवाब है इसका 2 जुलाई। तो हर साल जुलाई के पहले शनिवार को यह इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मनाया जाता है। 2022 में इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव का 100वां संस्करण आयोजित किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन का शुभारंभ किया है? आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि ये सेवा अगर शुरू हो जाती है तो इसके बाद सही समय पर, मतलब एक निश्चित समय पर भारतीय तटरक्षक बलों के लिए जो उनका पे आउट होता है, जो उनकी सैलरी होती है, उनको बिल्कुल समय पर मिल जाएगी। तो भारतीय तटरक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन का शुभारंभ किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट है। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और देखिए यहाँ पर बात की जा रही है पद्मा के बारे में। पद्मा का मतलब हो गया पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस। फिर देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को, ये भी याद रखना आप। और वर्तमान में आईसीजी के डीजी कौन है? वीरेंद्र कुमार पठानिया हैं। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी थी नुपुर कुलश्रेष्ठ, ये भी याद रखना। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? टी हब का मतलब हो जाता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी हब 2.0। अभी एक बात याद रखना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है, और इसका जो कैंपस है उसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि टी हब 1.0 कहाँ पर स्थित है फिर? तो याद रखना कि टी पॉइंट 1.0 भी आपको मिलेगा हैदराबाद में ही। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, ये आपको याद रखना है। और टी हब जो होते हैं ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किए गए हैं, और टी हब 2.0 को 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।